सॉक जो है हमारे पास डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर कहते हैं इसे। ऑपरेशन सेंटर सॉक क्या होता है? मिसाल के तौर पे आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं, एक हॉस्पिटल में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कहीं मॉल हैं, तो क्या होता है कि कुछ सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, डोर पे लगे होंगे, पार्किंग में लगे होंगे, हॉल में लगे होंगे, ठीक है, क्लासरूम्स में हो सकते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में क्लासरूम्स में भी हैं। तो जितने भी कैमरास इंस्टॉल हैं किसी भी जगह पे, अब उनकी इंस्टॉलेशन करके उनका पूरा कंट्रोल एक रूम के अंदर जो है किसी एक सिस्टम के ऊपर दिया होता है। ओके, तो अब कैमरास डिफरेंट हैं, ठीक है, हो सकता है सैकड़ों कैमरे हों, लेकिन उन सभी का कंट्रोल एक रूम में जो है वो दे दिया जाता है और उस सिस्टम पे एक बंदा बैठ के उन पे निगरानी रख रहा होता है, सारी उनकी फुटेज देख रहा होता है। सेम एज इट इज हमारे पास सॉक जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का काम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है वो सेम एज इट इज, जिस तरह से सीसीटीवी कैमरास के ऊपर बैठा कोई बंदा रिकॉर्ड कर रहा है एक एक चीज, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉक सेम काम कर रहा है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग रिलेटेड टू इंसिडेंट्स, मॉनिटरिंग एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेटवर्क नेटवर्क लॉग देख रहा होता है, सिस्टम्स के लॉग्स देख रहा होता है, एंड पॉइंट डाटा देख रहा होता है, थ्रेट इंटेलिजेंस जो है थ्रेट्स फीड देख रहा होता है, सिक्योरिटी इवेंट्स देख रहा होता है और आइडेंटिफाई एसेट कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब कुछ देख रहा होता है और पूरा मॉनिटर कर रहा होता है। क्या क्या चीजें एज अ सॉक एनालिस्ट या सॉक इंजीनियर क्या क्या चीजें परफॉर्म कर रहा होता है? that monitor the entire infrastructure of organization. Monitor organization, monitor entire infrastructure of organization। और उस entire structure में क्या क्या चीजें होती हैं? नेटवर्क ट्रैफिक होती है, ठीक है, नेटवर्क इसके साथ साथ सिस्टम लॉग्स हो सकते हैं, नेटवर्क लॉग हैं, इसी तरह से हमारे पास थ्रेड फीडिंग है। अगर क्या होता है ये बताएंगे जरा? जी, एंड पॉइंट डाटा मींस एंड यूजर आपका यूज कर रहा है किसी सॉफ्टवेयर को या के बैठा कोई कंप्यूटर है, तो उसका जो डाटा है वो कैसे काम कर रहा है उसके ऊपर मॉनिटरिंग। सिक्योरिटी इवेंट्स हैं, अब ये सारी चीजें जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है, मॉनिटर हो रही होती है सॉक के अंदर। अब सॉक जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, अब यहाँ पे मैं को इलेबोरेट करता चलूं, अब मुझे स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आ गया था कि सर ये सेम क्या है? सॉक ऑपरेशन सेंटर को आप एज इट इज ले, जिस तरह से जस्ट लाइक अ सीसीटीवी रूम, ओके, जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा रूम, ओके, जस्ट लाइक अ सीसीटीवी कैमरा रूम। जस्ट अ मिनट, मुझे अभी, अच्छा जी, तो सॉक ऑपरेशन सेंटर जो है हमारा सेम एज इट इज लें जिस तरह से हमारा सीसीटीवी कैमरा रूम है, ओके। और ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई, नेटवर्क ट्रैफिक, नेटवर्क फ्लॉ, सिस्टम्स लॉग्स, नेटवर्क लॉग्स, एंड पॉइंट डाटा, थ्रेड फीडिंग,
सिक्योरिटी इवेंट्स, ये सारे के सारे मॉनिटर हो रहे होते हैं किस चीज के साथ? एक फ्रेमवर्क जिसे हम सिम्स कहते हैं। सिम इज सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ओके, ये समझ लें वो बंदा है जो कि सिस्टम्स के ऊपर सारे लॉग्स को, हर एक चीज को मॉनिटर कर रहा है। समझ लो ये टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या वो बंदा है जो सीसीटीवी रूम के अंदर बैठ के एक एक चीज को मॉनिटर कर रहा है। इज इट क्लियर? सॉक को फिर से देखता चलो मैं। इट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। इसके अलावा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो सिक्योर नहीं कर सकते। इट्स अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चलते हैं जी, सॉक टीम्स और सॉक टीयर्स। आप इन्हें टीयर्स भी कह सकते हैं। आपने ट्राई हैकमी के ऊपर कुछ रूम्स देखे होंगे या आपने सुना होगा कि सॉक L1 होता है, सॉक L2 होता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सॉक L3 भी होता है, और अगर किसी ने नहीं सुना तो सॉक L4 भी होता है। अब देखते हैं इनके क्या क्या काम है, और फिर हम इनके चैट जीपीटी से जॉब इनकम्स भी देखेंगे। पर एनम ये कितना कमाते हैं और पर मंथ ये कितना कमाते हैं। ओके, L1 को हम अलर्ट एनालिस्ट भी कहते हैं। ये जितने भी अलर्ट्स हैं, लाइक मैंने अब पहले ऊपर बताया कि सिम से जितने भी अलर्ट्स हैं उन्हें ये जो है मॉनिटर कर रहा होता है। सिम काफी बिजी दिन गुजरता है, इस वजह से मैं स्लाइड्स बना नहीं पाता। कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ साथ साथ लिखता जाऊँ, सो दैट कि जैसे मैं आपको शेयर करूँ तो आपके पास ये नोट्स बने हुए हों। ओके, सिम्स अलर्ट्स मॉनिटरिंग करता है। ये क्या करता है? ये मैनेज भी करता है और कॉन्फ़िगर भी करता है डिफरेंट टूल्स को, जो कि इंस्टॉल होते हैं कहाँ पे? सिम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो पहली बात, सिम से जितने भी अलर्ट्स जो होते हैं, जनरेट हो रहे होते हैं, उन्हें मॉनिटर करता है, मैनेज करता है, कॉन्फ़िगर करता है। सिक्योरिटी टूल्स, सिक्योरिटी लिख तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। और इसी तरह से ये प्रायोरिटाइज भी करता है अलर्ट्स को, और कोई भी इंसिडेंट हो तो ये बताता है लॉग सॉक लेवल 2 को। लेकिन उससे पहले इसके ज़िम्मे ये काम होता है कि ये डिटरमाइन करता है द अलर्ट वाज रियल और नॉट। ठीक है, एंड give all its findings to SOC L2। क्लियर है? सिंपल, जितने भी लॉग्स जो है वो जितने भी नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट हो रही है, कोई नेटवर्क फ्लॉज जनरेट हो रहे हैं, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा जो है थ्रेट आ जाता है जिसका कोई नोटिफिकेशन आता है, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी अलर्ट को मॉनिटर कर रहा होता है। सिक्योरिटी टूल्स जो भी इंस्टॉल हैं उन्हें मैनेज भी यही कर रहा होता है, उन्हें कॉन्फ़िगर भी यही कर रहा होता है। इसी के साथ साथ ये देखता है कि कोई अलर्ट रियल है या नहीं है। ठीक है,
और कंफर्म करके अगर तो इसकी पहुंच से ज्यादा जो है बड़ा थ्रेट है तो ये अपनी फाइंडिंग्स सॉक L2 के साथ डिस्कस करता है, और क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंसेबल होते हैं तो वो मॉनिटर करते हैं हर एक चीज को और फिर उसे मिटिगेट करते हैं। ओके, L2 को हम कहते हैं जी इंसिडेंट रिस्पॉन्डर या एनालिस्ट। इसे आप एनालिस्ट भी कह सकते हैं, आप इसे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर भी कह सकते हैं। इसके जिम्मे कुछ काम होते हैं, उन कामों के में क्या क्या है कि ये रिसीव करता है, रिसीव्स इंसिडेंट्स फ्रॉम L1। जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके बारे में जितनी भी जो है रिपोर्ट ये रिसीव करता है L1 से, परफॉर्म डीप एनालिसिस, इसके साथ साथ ये डिफाइन करता है। डिफाइन के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट भी लिख लूं तो it defines and execute strategies for like deletion करना है किसी को, remediation and recovery, for remediation containment will be the good word for this, containment and recovery। SOC L1 के जिम्मे ये सारे अलर्ट्स थे, उन्हें मॉनिटर करना, उन्हें कॉन्फ़िगर करना, टूल्स को अलर्ट्स को देखना रियल है नहीं है, अपनी फाइंडिंग्स L2 के हवाले करनी है। उसके बाद L2 क्या करता है, उस इंसिडेंट्स को रिसीव करता है फ्रॉम L1, डीप एनालिसिस करता है क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, इनके पास जो है इसके साथ साथ यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं स्ट्रेटजीज को फॉर रेमेडिएशन, कंटेनमेंट एंड रिकवरी। फॉर एग्जांपल कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई ऐसा अलर्ट जनरेट हो जाता है कि सिस्टम ब्रीच हो गया है या सिस्टम के ऊपर कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डीप एनालिसिस करेंगे। डीप एनालिसिस के बाद ये अपनी स्ट्रेटजीज को डिफाइन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसको हटाया जा सके या उसे खत्म, या जितनी भी वहां पे किसी किस्म की अगर कोई ब्रीच हुआ है, डाटा वगैरह ब्रीच हुआ है तो उसे किस तरह से रिकवर करना है, तो ये सारी चीजें L2 जो है वो देख रहा होता है। क्लियर है? इसे टीयर 1 कहते हैं, इसे टीयर 2 कहते हैं। टीयर 3 के अंदर हमारे पास आ जाता है जी, यहाँ पे ये भी एनालिस्ट ही होता है क्योंकि ये सारे एनालिस्ट हैं। लेवल्स इनके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज की वजह से डिफरेंट है। इसे हम सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी कहते हैं। इसके जिम्मे क्या क्या चीजें हैं, वन ऑफ द बेस्ट यहाँ पे मैं छोड़ने जा रहा था, इट इज कॉल्ड अ थ्रेट हंटर। सॉक लेवल 3 के अंदर ये भी हमारे पास एनालिस्ट ही होता है, लेकिन हम इसे थ्रेट हंटर कहते हैं। सेम एज इट इज लाइक अ सॉक, सेम एज सॉक L2, बट जिस तरह से मैं पहले बता रहा था कि ये डिफरेंशिएट करता है कहाँ पे, बट विद मोर एक्सपीरियंस and expertise। नेक्स्ट इसका है कि जितने भी
हाई इंसिडेंट्स होते हैं ये उनको हैंडल करता है। इसके साथ साथ ये एक्टिवली हंट कर रहा होता है रियल थ्रेट्स के ऊपर, और साथ साथ ये अननोन वर्नबिलिटीज, अगर मैं इसी के साथ ही लिख दूं तो ज्यादा बेटर होगा। एक्टिवली हंट रियल थ्रेट्स लाइक unknown vulnerabilities and security gaps. कोई भी इंसिडेंट होता है, ये बेसिकली कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाए जो कि L1 के काम का जो है उसके बस की बात ना हो, तो L2 को दिया जाता है। L2 उसे कंप्लीट जो है वो देख रहा होता है, अपने हद तक अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक वो सारी जांच कर रहा होता है, एनालिसिस कर रहा होता है। लेकिन जब बात यहाँ तक भी ना रहे, कोई इतना बड़ा जो है साइबर अटैक हो जाए जहाँ पे इनकी एक्सपर्टीज भी काम नहीं आ रही होती, तो ये दोनों मिलके काम करते हैं, SOC L2 और L3। तो सेम एज इट इज ये जो है L3 का जो पर्सन होता है ये रियल टाइम थ्रेट हंटिंग कर रहा होता है, जितने भी हाई इंसिडेंट्स होते हैं उन्हें हैंडल कर रहा होता है, और वो वर्नबिलिटीज जो कि अननोन वर्नबिलिटीज है, या वो सिक्योरिटी गैप्स जो कि टोटली अननोन होते हैं टू ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें ये हंट कर रहा होता है, देख रहा होता है, जस्ट सेम एज इट इज जिस तरह से कोई बग बाउंटी हंटर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है किसी सिस्टम के ऊपर हैकिंग, सेम एज इट इज ये उसी सिस्टम के ऊपर थ्रेट्स को हंट कर रहा होता है। ओके, द नेक्स्ट वन इज हमारे पास आता है जी SOC लेवल 4। SOC लेवल 4 के अंदर हमारे पास जो है ये टियर 4 का है, इसे SOC मैनेजर कहते हैं। एज अ SOC मैनेजर इसका कोई काम नहीं होता, ये सिर्फ मैनेज कर रहा होता है रिसोर्सेज को, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उन्हें देख रहा होता है। ये मैनेज करता है रिसोर्सेज को प्लस प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहा होता है। इसी के साथ साथ ये टीम्स को भी मैनेज कर रहा होता है। L1 हो गया, L2 हो गया, L3 हो गया, तो ये सभी को जो है वो मैनेज कर रहा होता है। इसी के साथ साथ जो भी आप कह कहते हैं जी क्लाइंट है या ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है, तो उनके साथ ये डील कर रहा होता है हर एक चीज, साथ साथ रिपोर्ट शेयर कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे की ऑर्गेनाइजेशन है, वो टोटल अनपढ़ है, ठीक है, तो उसे नॉन टेक्निकल तरीके से किस तरह से बताना है कि हमने क्या चीज फाइंड की है, हमने क्या क्या किया है, किस तरह से हमने जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट किया है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है इन अ नॉन टेक्निकल वे, वो समझा रहा होता है पॉलिसी मेकर्स को, और इसी तरह से साथ साथ अपनी टीम्स को भी मैनेज कर रहा होता है, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं सभी को मैनेज कर रहा होता है। L1, L2, L3 एंड L4 क्लियर है? चले जी, अब देखते हैं जी SOC के मॉडल्स कौन कौन से हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ChatGPT, गूगल करते हैं SOC L1
जॉब सैलरी। आपको पता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर 60 to 65% जॉब्स आपकी सॉक से रिलेटेड आती हैं, यानी 60 से 65% तक आपकी सॉक से आती हैं। पिछले दिनों ही आपका जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, आई थिंक क्या कहते हैं, नरेंद्र मोदी, तो उसने कहा था कि हमें फिलहाल अपनी इंडस्ट्री में जो है एज अ सॉक एनालिस्ट यानी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स 6 लाख बंदे चाहिए और सिर्फ हमारे पास 65,000 है। सेम एज इट इज अगर आप बात करें तो यूएस के अंदर भी ऑलमोस्ट 6 लाख जो हैं वो वैकेंसीज सिर्फ रिगार्डिंग टू साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स सॉक लेवल्स की उनकी कमी बताई जाती है। तो सॉक लेवल 1 2 3 जॉब्स सैलरीज। सैलरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? मुझे यार सैलरी के स्पेलिंग भी भूल गए हैं। खैर है, चैट जीपीटी समझ जाएगा। चलिए जी, सॉक L1 यहाँ पे हम ना सीनियर लेवल पे जाते हैं ना मिड लेवल पे जाते हैं। हम देखते हैं जी $60,000 पाकिस्तानी कितने बनते हैं, और अगर आपको रिमोट जॉब मिल रही है तो तब आपके कितने बनते हैं पाकिस्तानी? ये कितने बन रहे हैं? 6 7 8, ठीक है, 1,67,00,000। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 12 के ऊपर, डिवाइडेड बाय 12, तो 1,39,000 तकरीबन तकरीबन 13,94,124 एंट्री लेवल। सेम एज इट इज हम यहाँ पे जाए तो सिर्फ $10,000 का ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो L2 इसे कॉपी करते हैं जी, यहाँ पे आते हैं, यही कोई 3 और 3 6 16 1 लाख, ठीक है। और इसी तरह से ये पर मंथ है 65 100 लेवल 3। और यहाँ पे अगर आप मिड लेवल पे जाते हैं तो तब भी आपकी अच्छी खासी सैलरी बन रही है। 2 लाख अगर आप बाबे बन जाते हैं इस फील्ड के तो तकरीबन तकरीबन $2 लाख आप जो है पर एनम कमा रहे होते हैं, और आपकी सैलरी बनती है इन पाकिस्तानी रुपीस यही कोई 6 लाख तक, ठीक है, पर मंथ। तो भाई कैरियर अच्छा है। लेट्स सी, हम देखते हैं जी जॉब अपॉर्चुनिटीज।
चलिए इसके साथ साथ नेक्स्ट चलता हूँ मैं आपके पास सॉक मॉडल्स की तरफ। उसके सर्च भी आ जाते हैं हमारे पास। सॉक मॉडल्स जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये चीज बेसिक है, आपको पता भी कभी कभी मोस्टली पूछ ली जाती हैं। सॉक मॉडल्स होते हैं आपके एक इन हाउस सॉक कहते हैं, एक आपके पास होता है MSSP जिसे हम मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। यू कैन से इट एज मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। क्लाउड सिक्योरिटी के सब्जेक्ट किस किसने पढ़े हैं अभी तक? इसके अंदर भी एक आता है जी डेडिकेटेड, और एक हमारे पास आता है शेयर्ड, और एक हमारे पास हाइब्रिड आता है। मैं इन्हें थोड़ा इलेबोरेट करूंगा और नेक्स्ट हम चलेंगे इसकी सर्टिफिकेशंस और कुछ कॉमन सिक्योरिटी टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए वो देखेंगे। कुछ रिजल्ट्स आए हैं जी, जॉब अपॉर्चुनिटीज इन लाहौर, हमारे पास प्लेटफॉर्म्स इसने बताए हैं। डिमांड जो है इन 2025 the cybersecurity market in Pakistan is experiencing substitutional growth. Projections indicates that the market is set to expand significantly by 2025, driven by the digital transformation and mandatory certifications. Key roles in cybersecurity analysts and ethical hackers are in high demand, with the salaries starting from 6 lakh annually. Becoming sector includes finance, IoT, and AI integration skills आपके पास होनी चाहिए, लेकिन मुझे वो आंसर नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। चलें उसके बारे में भी सर्च करते हैं एंड में। अच्छा जी, इन हाउस का मतलब ये है कि सिस्टम आपका खुद का अपना है, ठीक है, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने जो है खुद के बंदे बिठाए हुए हैं, पूरा आपने डाटा हाउस खुद का बनाया हुआ है, सब कुछ, जहां पे जो कि पूरा ऑपरेट किया जाता है, मैनेज किया जाता है इंटायरली एंड टोटली बाय द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन द थर्ड पार्टी। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन का खुद का ही होता है, इंटरनली ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली। मिसाल के तौर पे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है और मैं चाहता हूं कि मैं वहां पे एक सॉक मॉडल क्रिएट करूं, और मेरे पास इतना पैसा है मैं खुद का डाटा हाउस क्रिएट कर सकता हूं, खुद का साइबर ऑपरेटिंग सेंटर जो है वो क्रिएट कर सकता हूं। तो मैं इन हाउस मॉडल को प्रेफर करूंगा। जितने भी लॉग्स और जितने भी जो चीजें डिटेक्ट हो रही हैं, जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही हो, वो मेरे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही हो, मेरे ही बंदे हो, मेरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, हर एक चीज हो। उसके बाद आ जाता है जी MSSP, मैनेज सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर। ये थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटी सर्विस टू बिजनेस एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे पास थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं that provides and manage security services। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास इतना जो है वो पैसा नहीं है कि मैं पूरा डेडिकेटेड एक सॉक क्रिएट कर सकूं, तो मैं क्या करता हूँ, एक थर्ड पार्टी लाइक IBM हो गई, ठीक है, तो मैं ऐसी पार्टीज को जो है
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर अपने साथ जो है वो शामिल करता हूँ, और वो मुझे प्रोवाइड करते हैं पूरा सॉप मॉडल। यहाँ पे भी दो किस्म के हैं, एक डेडिकेटेड है और एक शेयर्ड है। डेडिकेटेड के अंदर क्या होता है कि कस्टमर जो है अपना पूरा जो सिम है वो होस्ट करता है, अपने सारे टूल्स जो है वो अपने ही नेटवर्क के ऊपर जो है वो बनाते हैं, सब कुछ वहीं पे ही होस्ट करते हैं इन देयर ऑन नेटवर्क। लेकिन हर एक चीज जो है वो ऑपरेट की जा रही होती है, थ्रेट डिटेक्शन या इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हो रहे हैं या वर्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हो रही है या कंप्लायंस रिपोर्टिंग हो रही होती है, तो सारी की सारी चीजें जो है वो देख रहा होता है सर्विस प्रोवाइडर के एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज। अब वो एम्प्लॉयज जो है वो ऑन साइट भी हो सकते हैं, हाइब्रिड भी हो सकते हैं और रिमोट भी हो सकते हैं। कि आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, ठीक है, आपने अपना सारा जो है सिम्स जो है अपने ही नेटवर्क के ऊपर होस्ट किया हुआ है, लेकिन उसे कंट्रोल कोई थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, यानी मेरे पास मेरा खुद का सिम है लेकिन उसका कंट्रोल मैंने किसी थर्ड पार्टी को दे रखा है जो कि एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है। क्लियर है? और शेयर्ड की बात की जाए तो शेयर्ड के अंदर क्या होता है कि सिम और बाकी जितने भी टूल्स हैं वो होस्टेड होते हैं सर्वर प्रोवाइडर के डाटा सेंटर के ऊपर। क्लाइंट्स अपना जितना भी डाटा है वो उन्हें ही शेयर करते हैं डायरेक्ट उस सर्विस प्रोवाइडर को। ठीक है, जितने भी लॉग्स होते हैं वो सारे सर्विस प्रोवाइडर को शेयर किए जाते हैं उन्हीं के डाटा सेंटर के ऊपर, और उसके बाद वो सर्विस प्रोवाइडर्स रिसोर्सेज को मॉनिटर कर रहा होता है क्लाइंट के नेटवर्क के साथ। मुझे यहाँ पे लग रहा है आपके दिमाग में थोड़ा सा जो है वो खिचड़ी पकड़ी होगी। MSSP मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जो कि एक थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सिक्योरिटी ऑपरेशंस को मैनेज कर रही होती है, सच एज थ्रेट हंटर्स, थ्रेट डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स, वर्नरेबिलिटीज मैनेजमेंट, और ये सारी चीजें एक थर्ड पार्टी को हम दे देते हैं। ठीक है, अब थर्ड पार्टी को जब हमने दे दी तो देने के भी दो तरीके हैं। मिसाल के तौर पे ये मेरी डिवाइस है जिसके ऊपर मैं आपसे क्लास ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरी पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका वर्क स्टेशन है, और मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं इसके ऊपर ही सारा कुछ कर सकूं। मैं अपनी सिम्स को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकूं, मेरे पास एम्प्लॉयज भी हैं खुद के, मैं उन्हें जो है मेरे पास टाइम भी है, मैं उन्हें पे भी अच्छा कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। तो मैं ये सारा कंट्रोल जो है अपने हाथ में रखता हूँ और खुद मॉनिटर करता हूँ, दैट इज कॉल्ड इन हाउस। जब मैं ये सारा प्रोसेस अपनी इस डिवाइस के ऊपर किसी थर्ड पार्टी के हाथ दे देता हूँ तब कहते हैं MSSP। मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल जिस नेटवर्क के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, जिस वर्क स्टेशन पे काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना एक सिम्स क्रिएट कर लूँ। क्रिएट करने के बाद मेरे नेटवर्क के ऊपर जितनी डिवाइसेस हैं और उनके जितने भी उनके ऊपर थ्रेड्स हैं, लॉग्स डिटेक्शंस हैं, जो चीजें भी हैं, उन्हें पूरा मॉनिटर करने के लिए मेरे पास मेरे इस सिस्टम पे सिम्स तो इंस्टॉल है। ठीक है, लेकिन इस सिम्स की मैं किसी थर्ड पार्टी को परमिशंस या एक्सेस दे दूं कि वो मॉनिटर वो करें। ठीक है, मैं मॉनिटरिंग के लिए ना मेरे पास टाइम है, ना मेरे पास रिसोर्सेज है, ना बंदे हायर कर सकता हूँ। मैंने एक सिस्टम, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन उसका एक्सेस मैं थर्ड पार्टी को दे रहा हूँ। ठीक है, इसे कहते हैं डेडिकेटेड। ठीक है, और एक होता है शेयर्ड। शेयर्ड के अंदर क्या होता है कि मैं अपना पूरा सिम्स का नेटवर्क और सिम्स जितना भी है वो मैं थर्ड पार्टी के ही सिस्टम्स पे इंस्टॉल करूं, सारा कुछ उन्हें ही दूं। मेरे जितने लॉग्स क्रिएट हो रहे हैं मैं सीधा उन्हें ही ट्रांसफर करूं। उसका एक सिंपल सा हल ये है कि आप अपने नेटवर्क के अंदर उन्हें एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, थ्रू VPNs आप अपने नेटवर्क की एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को दे रहे होते हैं, तो ना आपको इंस्टॉल करने की कोई जरूरत किसी चीज को, ना कॉन्फ़िगर करने की किसी चीज की जरूरत, और ना आपको आपकी सरदर्द।
आप सिंपल अपने नेटवर्क की ट्रैफिक जो है, अपने नेटवर्क का जो है एक्सेस किसी थर्ड पार्टी को दे देते हैं, उसे कहते हैं शेयर्ड MSSP। एक होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो इन हाउस और आउटसोर्स सिक्योरिटी ऑपरेशंस दोनों को मिला के इकट्ठा करके हाइब्रिड जो है वो किया जाता है कि कुछ रिसोर्सेस मेरे खुद के हैं, कुछ मैं थर्ड पार्टी से ले रहा हूँ, तो इस तरह से जब कंबाइन कर लिया जाता है तो उसे हाइब्रिड सॉक कहते हैं। एक डेडिकेटेड, एक शेयर्ड और एक हाइब्रिड आ गया। अब आप एज अ सॉक एनालिस्ट जो है वो कंप्लीट सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट हो कैसे सकते हैं? आपके लिए सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं और आप एज अ सॉक एनालिस्ट काम किस तरह से कर सकते हैं मार्केट के अंदर? अगर आपको एंट्री लेवल जॉब लेनी है तो क्या कर सकते हैं? कौन सी सर्टिफिकेशंस आपके लिए जो है वो कारआमद हो सकती है? अगर आप जो है मिड लेवल या हायर लेवल के ऊपर जा रहे हैं तो तब आपके लिए कौन सी सर्टिफिकेशंस बेस्ट हो सकती हैं? मिड लेवल के ऊपर हमारे पास एक सॉक सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिया। आप वैसे कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो अ गुड कॉम्पिटिया सिक्योरिटी प्लस एज अ एंट्री लेवल सॉक एनालिस्ट। आप अगर ये सर्टिफिकेशन करके भी अप्लाई करें तो आपका जो है वो हो जाता है। इस तरह से हमारे पास सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट है जो कि इसी काउंसिल का है, आप उनका भी कर सकते हैं। तो एंट्री लेवल जॉब्स के लिए आपके पास ये सर्टिफिकेशन और स्किल्स होनी ज़्यादा प्रेफर की जाती है। सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट, और ये आपको इसी काउंसिल प्रोवाइड करती है। इसी तरह से हमारे पास जो है, अगर मैं मिड लेवल की बात करूं तो या हायर लेवल्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं जिग, जहाँ पे इसे कहते हैं सिक्योरिटी एसेंशियल, जिग सिक्योरिटी एसेंशियल। और अगर आप हायर लेवल की बात करें तो आपके पास CISSP, जो कि ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, एवरी डोमेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी तो पास ये सर्टिफिकेशंस जो है ज़्यादा प्रेफर की जाती है। What is the job percentage defensive security versus offensive cyber security? मैं 60 से 65 कह रहा था, यहाँ पे 70 to 80% आपकी डिफेंस की आ रही है, जहाँ पे आपके सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, थ्रेट इंटेलिजेंस लिस्ट यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 4 आपके पास, और ये भी लेवल 4 का ही है। जैसे